दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2022 परीक्षा का है। जो हिंदी सामान्य हिंदी का जो होता है रेगुलर प्लस प्राइवेट बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है जनरल हिंदी का कंपलसरी हिंदी का वो क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं समय 2 घंटे और अधिकतम अंक इसमें 100 दिए गए हैं। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चलती। पंक्ति किस निबंध से है? तो ये जो है पंक्ति मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से दी गई है। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखें क्वेश्चन नंबर, अब एक ही पेज पे ये मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 1 के साथ 3 है। तो पहले अपन सेकंड देख लेते हैं। सन 1926 में भगत सिंह सुखदेव आदि क्रांतिकारियों ने मिलकर किस संस्था की? तो यहाँ पे हो जाएगा नौजवान भारत सभा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखें, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। कुटज निबंध के आधार पर बताइए ये घोषणा किसकी है? तो ये घोषणा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा जनक की है। क्वेश्चन 4 देखें, गंगा आवरी भाव और तिरोभाव निबंध के लेखक? तो इसमें हो जाएगा क ऑप्शन राइट, विद्यानिवास मिश्र। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सुंदर है वे हाथ सृजन करते जो सुख से? तो इसका आंसर जो है मुझे मिला नहीं है, तो आप ये चेक कर लेना, ये कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से किस संस्थान के लिए महाराजा को पत्र लिखे थे? तो ये खेतड़ी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, महादेवी साहित्य संग्रहालय? तो ये रामगढ़ के अंदर है महादेवी साहित्य संग्रहालय। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी? तो ये मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो इसके अंदर जो है ये दिल फिराग, दिल फरेब, काला चोर सभी इसके पात्र हैं। तो ये फराज जो है ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका पात्र नहीं है, कहानी में ये पात्र नहीं है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं अपन। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, अभी जो मैंने बताया आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी के आधार पर दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ क्या है? तो ये देशभक्ति की कहानी है, तो इसमें हो जाएगा देशभक्ति। नेक्स्ट देखें, अमर शहीद भगत सिंह गद्य साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत है? तो ये भी जो है इसका आंसर कंफर्म मिला नहीं है मुझे, तो ये आप चेक कर लें। इसमें टोटल 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मुझे नहीं मिले हैं, बाकी लगभग सभी के आंसर जो है मैंने लगा लिए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, भगत सिंह अपने जीवन के अंतिम क्षण में किस व्यक्ति की जीवनी पढ़ने को आतुर थे? आतुर का मतलब होता है लालायित होना, यानी किसकी जीवनी पढ़ना चाहते थे, उनकी इच्छा थी। तो यहाँ पे हो जाएगा लेनिन की, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, कुटज निबंध में पृथ्वी का मानदंड किसे माना गया है? तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क ऑप्शन हिमालय को। क्वेश्चन 13 देखें, कविंद्र रविंद्र ने अपनी कुटी का नाम? तो इसके अंदर हो जाएगा शांति निकेतन। क्वेश्चन 14 देखें, अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल? तो ये जो है रहीम के है जो है वहाँ से लिए गए हैं, पंक्तियाँ जो है रहीम की रचना की ली गई हैं। नेक्स्ट देखें, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अग्नि की उड़ान किस महान वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा है ये अग्नि की उड़ान। नेक्स्ट देखें, इसके बाद गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। क्वेश्चन 17 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जो है ये आपके हो जाएगा देवी स्थान के शिखर पर महादेवी, अग्नि की उड़ान, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये प्रेमचंद है, ये कंफर्म है। और एक और बता दूं मैं आपको, गंगा अवरीभाव तिरोभाव ये भी इसका विद्यानिवास मिश्र का है। देवी स्थान के शिखर पर महादेवी निर्मल वर्मा या अग्नि की उड़ान अंश ये वासुदेव शरण अग्रवाल। एक्चुअली मेरे पास ये फर्स्ट ईयर की बुक अवेलेबल नहीं थी, तो ये इनमें से कोई ये हो सकता है, क और ग में से। नेक्स्ट देखें, इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी भागीरथी के नाम से? तो भागीरथी के नाम से गंगा नदी को माना जाता है। क्वेश्चन 19 देखें, स्वामी विवेकानंद ने अखंडानंद को पत्र कहाँ से लिखा था? तो स्वामी विवेकानंद ने
अखंडानंद को पत्र जो है लंदन से लिखा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, देवी स्थान के शिखर पर महादेवी गद्य की कौन सी विधा, तो ये भी नहीं पता है इसके अंदर क्या है, ये आत्मकथा है। ये अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो आप कमेंट करके मुझे इसके कंफर्म आंसर बता सकते हैं। JNU की जो है ये बुक मिस आउट हो गई है मेरे पास से। नेक्स्ट देखें, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो ये इसका हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। क्वेश्चन 22 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, तो इसमें ये ल हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखें, मानक हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो मानक हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि, तो क ख ग घ वाली कंठीय ध्वनि होती है। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ये वागीश, क्योंकि वाक प्लस ईश जो है व्यंजन ध्वनि है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इसके बाद सूर्योदय में संधि, तो सूर्योदय के अंदर जो है गुण स्वर संधि है, यहाँ पे इसका गुण स्वर संधि होगा सूर्योदय के अंदर। क्वेश्चन 27 देखें, चयन का संधि विच्छेद चे प्लस अन होगा, और इसके अंदर संधि भी दोस्तों मैं बता दूं अयादि संधि होती है। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन 28, प्राक प्लस ऐतिहासिक की संधि प्रागैतिहासिक हो जाएगी, स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यशोदा में कौन सी संधि है, तो यशोदा में विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों देखें माता और पिता होता है, ये द्वंद्व है। पाप और पुण्य होता है, ये भी द्वंद्व है। जीवन या मरण होता है, ये भी द्वंद्व है। तो हाथों हाथ जो है ये अवयवी भाव है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथों हाथ। तो इसके अलावा भी मैंने JNU के 2019 का पेपर और जनरल हिंदी, एनवायरनमेंट, बहुत सारे वीडियोज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन 31, दुगुना में समास, तो दुगुना में द्विगु समास होता है। संख्यावाचक शब्द हो तो द्विगु समास होता है। कारक आए तो जो है द्वंद्व समास होता है। कारक विभक्तियों का लोप हो तो तत्पुरुष समास होता है। और द्वंद्व में और या आते हैं, तो ये सारी जो है चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हस्तलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो हस्तलिखित में जो है हस्त से लिखित यानी करण तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 33 देखें इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 33 देखें, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि, यानी अब देखो बहुब्रीहि में जो है सभी नया शब्द बनता है, भगवान वगैरह सारे इसी में आते हैं। तो पंचानन 5 हैं आनंद जिसके, तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 31 का। एक सेकंड, पेज थोड़ा ऊपर स्क्रॉल हो गया है, मैं वापस बता देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 33, तो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल जो है हो जाएगा यहाँ पे पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके। ठीक है, अब देखें इसके बाद क्वेश्चन 34, वह शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर, तो जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाता है, और शब्द के आगे लगने वाले उपसर्ग होते हैं। और ये भी बता दूँ, तत्सम जो संस्कृत से शब्द आते हैं और जिसका हिंदी में रूपांतरण हो जाता है वो हो जाता है तद्भव। जैसे मैं समझा दूँ, जैसे अश्रु, अश्रु लिखते हैं अपन तत्सम के लिए, और अश्रु का तद्भव हो जाता है आंसू। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 देखें, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, तो सुंदर हो जाएगा सु उपसर्ग से निर्मित शब्द। क्वेश्चन 36 देखें, खर्चीला में कौन सा प्रत्यय है, तो इला प्रत्यय हो जाएगा खर्चीला में। क्वेश्चन 37, साखी का तत्सम रूप है साक्षी, तो तत्सम संस्कृत का शब्द होता है, और जो साखी है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 38, गोधूम का तद्भव रूप हो जाएगा, तो गोधूम का तद्भव रूप हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये तात्कालिक। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका हो जाएगा आपका यह मत ग्राह्य है, क्योंकि यहाँ देखिए कृपया उत्तर देने की कृपा करें, तो कृपया और कृपा एक साथ नहीं आ सकता। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता है, तो ये भी जो है यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है, तो संभव नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। वह शुक्रवार के दिन लौटेगी, तो शुक्रवार भी दिन लिख दिया, वह शुक्रवार के दिन, या सीधा आ जाएगा वह शुक्रवार को लौटेगी, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, तो बालक जातिवाचक है, हिमालय, सीता और गंगा ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 42 देखें, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 42 बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 43, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को, संज्ञा के 3 होते हैं, विशेषण के 5 होते हैं, कारक 8 होता है और वचन 2 होते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें से कोई हो जाएगा, क्योंकि कोई में क्वेश्चन मार्क आता है। कुछ अनिश्चितवाचक हैं, कोई भी अनिश्चितवाचक, कौन जो है ये प्रश्नवाचक है, यह निश्चितवाचक सर्वनाम होता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 45, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वह कहलाते हैं यहाँ पे विशेष्य। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 46 देखें, आम मीठा है, इसमें विशेषण गुणवाचक है, क्योंकि मीठापन उसका गुण है। मीठापन क्या है, उसका गुण है। वह ढेर सारी मिठाई खा गया, इसमें अनिश्चय परिणामवाचक है। ढेर सारी में हम पता नहीं लगा सकते एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है उसकी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स होती, यदि वह लिखते कि वह आधा किलो मिठाई खा गया, तो निश्चय परिणामवाचक हो जाता, और ढेर सारी में जो है अनिश्चित परिणामवाचक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 48, क्रिया के मूल रूप को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन 49 देखें, राम ने माली से दूब कटवाई, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पे हो जाएगा ये प्रेरणार्थक क्रिया, राम ने माली से दूब कटवाई। क्वेश्चन 50 देखें, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा आपके साक्षी पुस्तक पढ़ती है। अगर हम क्वेश्चन करें कि साक्षी क्या पढ़ती है, तो हमें आंसर मिल रहा है कि साक्षी पुस्तक पढ़ती है। तो ये हो गए 50 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें 51, कविता ने नृत्य किया होगा, कौन सा भूतकाल है, तो नृत्य किया होगा यहाँ पे है, कविता ने नृत्य किया होगा, तो यहाँ पे ये बताना है पूर्ण भूतकाल ये नहीं है, संदिग्ध आसन भूतकाल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कौन से वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, तो देखो अपूर्ण भूतकाल में जो है कंफर्म नहीं होता, जैसे राम पढ़ रहा है, पूरी बात नहीं हुई, वो पढ़ रहा है अभी भी, तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन 53 देखें, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगा के पढ़ो, तो यहाँ पे इच्छार्थक है, तो चाहना जो है यहाँ पे इच्छा प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन 54 देखें दोस्तों, किस वाक्य में भाववाच्य है, तो भाववाच्य उससे चला नहीं जा रहा, स ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद क्वेश्चन 55, वह क्रिया जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है, तो ये क्रिया का पक्ष होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात, तो दोस्तों देखें निपात जो है ये आरती भी पत्र वाचन करेगी, यहाँ पे ये हो जाएगा इसके निपात में, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिव्यांश जोधपुर जा रहा था, विदु फुटबॉल खेलता है, घर में मेहमान बैठे हैं, तो ये आरती भी पत्र वाचन करेगी, तो ये निपात वाला इसका ऑप्शन स राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देखें, निम्नलिखित में से अल्प विराम, तो अल्प विराम का चिन्ह क ऑप्शन वाला है, ये स ऑप्शन में अर्ध विराम है, और सबसे नीचे जो है ये विस्मयबोधक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं पास, नीचे। क्वेश्चन 59 देखें, हस पद का चिन्ह कौन सा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विभक्ति चिन्हों में हस पद जो है इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखें, वर्षा शब्द की उचित बहुवचन, तो वर्षा का उचित बहुवचन वर्षा ही होगा, क्योंकि वर्षा खुद जो है बहुवचन शब्द ही होता है। इसके बाद देखें दोस्तों क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से हलधर का अर्थ नहीं है, हलधर यानी हल को धारण करने वाला, बलराम भी होते हैं, किसान भी होता है, बैल भी होता है, ये तीनों जो है हल को धारण करते हैं, लेकिन भगवान राम जो है हल नहीं धारण करते, भगवान राम जो है तीर और धनुष जो है धारण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर आ जाते हैं हम, कौन सा शब्द जलद का अर्थ नहीं देता, तो कमल है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कमल, नीरज, पंकज, सरोवज, क्योंकि जिसके पीछे ल आता है वो सब कमल के हैं, और जिसके पीछे द आता है वो सब जो है बादल के होते हैं, जैसे नीरद, बादल, मेघ, ये तीनों बादल के हैं, तो ये इसमें हो जाएगा कमल।
जलद का अर्थ नहीं देता, तो यह इसमें हो जाएगा कमल, क्योंकि कमल जो है पुष्प होता है, पंकज, सरोज, कमल ये सभी उसके होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 63, जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ होने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। क्वेश्चन 64, किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द का युग्म है। तो कलश का मतलब घड़ा होता है और कुलिस का मतलब होता है वज्र। क्वेश्चन 65 देखें, निम्न में से प्रसाद और प्रासाद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रसाद का मतलब कृपा होती है और प्रासाद का मतलब होता है महल। क्वेश्चन 66 देखें, किस क्रमांक में कुल और कुल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल का मतलब वंश होता है और कुल का मतलब होता है किनारा, तो ये भी आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन 67 देखें, इसके बाद संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष कहलाता है। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ कहलाता है। सर्वज्ञ जो होता है वो सभी को जानने वाला होता है। अज्ञ भी जो है इसका मतलब, तो यहाँ पे बहुत विषयों को जानने वाला बहुज होता है। नेक्स्ट देखें 69, जिसे जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। अगोचर, जो दिखाई ना दे। अज्ञानी, जिसे ज्ञान ना हो। ज्ञेय, जिसे जाना जा सके। तो ये बाकी वाले भी मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। अब देखते हैं क्वेश्चन 70, जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो तो वो अतिथि कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन 71, अमृत का पर्यायवाची। पीयूष, अमी, सुधा तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। व्योम रस अमृत का पर्यायवाची नहीं है। 72 में देखें, नेत्र का पर्यायवाची दृग, अक्षी, लोचन तीनों हैं। दीप्ति जो है ये दृष्टि का होता है, तो ये नेत्र का नहीं है। 73 में देखें, चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु होता है। और क्वेश्चन नंबर 74 में देखें, उपेक्षा शब्द का विलोम अपेक्षा होता है। 75 में देखें, अनुराग का विराग हो जाएगा विलोम शब्द। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने का मतलब अपना नुकसान खुद करना होता है। लोहा मारने का अर्थ होता है किसी की शक्ति को स्वीकार करना। और क्वेश्चन 76 में देखें, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, इसका मतलब है अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। इसके बाद देखें 79 में मुहावरा कौन सा है, तो आकाश से बात करना। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मुहावरे के पीछे ना आता है 9 2 11 होना, ईद का चाँद होना, आँख का तारा होना, और जो लोकोक्तियाँ होती है वो पूरा सेंटेंस होती है, पीछे ना नहीं आता। जैसे घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पढ़े फारसी बेचे तेल। तो ये तीनों जो हैं लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरा नहीं है। तो ये भी आप अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 80 देखें, जो चीज़ सामने हो उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे कहेंगे हाथ कंगन को आरसी। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, इसके बाद देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञ हो जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं स त्र, तुम क्यों स त्र ज्ञ और श्र, स त्र ज्ञ और श्र, ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। और ये किस किस से बने हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स बनता है क्र श और अ से, त्र बनता है त्र र और अ से, ज्ञ बनता है ज य और अ से, और श जो है ये बनता है स र और अ से। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे क ग च ज, ये भी हो सकता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन 84 देखें, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ख त। क्वेश्चन 49 का हिंदी मानक रूप 49 होता है। देखें 49 नहीं होता है दोस्तों, तो आपन लोग जो आम बोल भाषा में इसको 49 बोलता, 49 कोई बोलते हैं, तो 49 नहीं होता है, ये 49 होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 86, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुदित होता है। आशीर्वाद गलत है, ये मैं आपको सही लिख के बता दूँ। व की मात्रा वाक ऊपर, र की मात्रा जो है ये वा के ऊपर आती है। आशीर्वाद ये सही है, ठीक है। नर्क जो है ये भी जो है गलत लिखा हुआ है। श्रीमती भी गलत है, ती की ऊपर मात्रा बड़ी ए की आएगी। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रशासन होता है। इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण होता है। ऑडिटोरियम का मतलब ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, यानी जो अपने आप को खुद कंट्रोल करे वो ऑटोनोमस, जैसे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ भी होती है। आगे देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से वर्ग या श्रेणी के लिए अंग्रेजी शब्द कैटेगरी होता है, वर्ग या श्रेणी के लिए। 91, कार्यालय पत्र में इसमें से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखो कार्यालय पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, ये हम जानते हैं अच्छे से। संक्षिप्तता होनी चाहिए,
सरलता होनी चाहिए, तो आडंबरपूर्ण भाषा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, कार्यालय की सूचना को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए जो सब सामग्री, तो ये प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखें दोस्तों, अनेक अधिकारियों कर्मचारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए कौन सा, तो ये परिपत्र होता है, सर्कुलर कहते हैं जिसे। सरकारी कार्यालय में सामान के खरीदने या बेचने के लिए क्रेता विक्रेता से दरें, तो ये बेचने खरीदने के लिए निविदा सूचना होती है, टेंडर जिसे अपन कहते हैं, निविदा सूचना। 95 देखें, जिस कर्मी को टिप्पणी भेजी जाती है, तो इसमें ये बाईं ओर होगा। 96 देखें दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी जो है मैंने 2019-20 के पेपर भी सॉल्व करके डाले हुए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऐसा सरकारी पत्र 96 क्वेश्चन जिसमें व्यक्तिगत पत्रों की तरह आत्मीयता एवं अनौपचारिकता का समावेश हो सकता है कहलाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये अर्ध सरकारी पत्र, स ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ग ऑप्शन अर्ध सरकारी पत्र। 97 में देखें, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश से संबंधित वैधानिक सूचना जिसे राजपत्र में गजट में प्रकाशित किया जाता है, तो ये अधिसूचना होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, पूर्व में किसी व्यक्ति अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर, यानी वापस उसको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, यानी स्मरण पत्र, यानी याद दिलाने के लिए वापस जो पत्र लिखते हैं इसे अनुस्मारक कहते हैं। 99 देखें, कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता, तो पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का पता नहीं होता, बाकी संदर्भ, संबोधन, स्वनिर्देश ये सभी होते हैं। तो पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का पता नहीं होता है, उसके ऑफिस का एड्रेस होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, घर की जगह जो है ऑफिस का पता होता है, ठीक है। तो बड़े कोई भी अधिकारी किसी ऑफिस से पत्र लिखता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन 100 देखें, लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र में नहीं आता, कार्यालय आदेश आता है, परिपत्र आता है, अधिसूचना आती है। तो ये सभी 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, कुछ के आंसर नहीं मिल पाए हैं, अगर आप इनके कंफर्म आंसर बताएं तो ज़रूर मुझे कमेंट में इनके आंसर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। इसी तरह के मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो ये था जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का 2022 का हिंदी का पेपर, जिसको मैंने कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो लगभग जो भी बताए हैं उनके आंसर लगभग राइट हैं, फिर भी अगर कोई गलत हो जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। और कुछ के आंसर जो है मेरे पास बुक अवेलेबल ना होने की वजह से मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो उनके भी अगर आंसर आपको मिलते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स।